नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह और आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर शौर्य फाउंडेशन के शिष्टमंडल के साथ मुलाकात की। फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे कठिन समय में जिस तरह से शौर्य फाउंडेशन के द्वारा कार्य किया गया, इससे समाज के अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर शौर्य फाउंडेशन के शिष्टमंडल के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे कठिन समय में जिस तरह से शौर्य फाउंडेशन ने लोगों की मदद की, समाज के हर तबके के लोगों की शौर्य फाउंडेशन की तरफ से मदद की गई। ऐसे लोगों की वजह से हर कोई प्रेरित होता है, समाज में ये लोग प्रेरणा बनते हैं। वहीं सीएम आज काशी में समीक्षा और निरीक्षण करेंगे। बता दें कि सीएम जिले की पहली मल्टी लेवल पार्किंग गोदौलिया भी जाएंगे। वहीं सर्किट हाउस में करीब 1.25 घंटे की समीक्षा बैठक करने के बाद सीधे गोदौलिया चौराहा स्थित मल्टी लेवल पार्किंग स्थल पर जाएंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से ये जिले का पहला पार्किंग है, जहां सुविधाओं और व्यवस्थाओं को जानने के बाद मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। यहां हमेशा की तरह पहले दर्शन पूजा, फिर कॉरिडोर का जायजा लेंगे सीएम। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने मेरठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने काली नदी क्लीन प्रोजेक्ट में प्रतिभाग किया और पौधारोपण भी किया। बता दें कि मेरठ में चल रहा काली नदी क्लीन प्रोजेक्ट पूरे देश में छाया हुआ है। कार्यक्रम के दौरान अभिनेता ने कहा कि पानी हीरे से ज़्यादा कीमती है और उसको सहेज कर रखें। काली नदी को मेरठ में 40 किलोमीटर में साफ करने का संकल्प प्रशासन ने लिया है। इसमें पहले गावड़ी, फिर दौराला और अब आगे की तरफ कार्य शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। आज श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब अपने स्वप्रेरणा से आज इस अभियान में जुड़े हैं, तो इसके कारण से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और सामाजिक लोग इससे जुड़ेंगे। लोगों के बीच में जागरूकता ज़रूर फैलेगी कि इस नदी को प्रदूषित नहीं करना है और इसके कारण से जल्दी ही ये साफ काली नदी हम सबको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि पानी को हीरे से भी ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए और उसको संजो के रखना चाहिए। और जो मिशन उठाए हैं प्रशासन ने, काबिल तारीफ है। जितने भी विभाग इससे जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, मैं उनके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, हमेशा। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से है, जहां थाना सेक्टर 58 पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ओयो होटल रॉयल पैलेस में देह व्यापार करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। नोएडा के सेक्टर 62 में बने ओयो होटल रॉयल पैलेस में 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कब्जे से 12 मोबाइल, 37,675 रुपए नकद और 1 लैपटॉप बरामद किया है। गिरफ्तार 6 अभियुक्तों में से 5 लड़के और 1 युवती को पुलिस ने हिरासत में लिया है। देह व्यापार में लड़कियों को लाने वाली गाड़ी भी नोएडा पुलिस ने बरामद की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको नोएडा से दे रहे हैं, जहां सेक्टर 58 पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ओयो होटल रॉयल पैलेस में देह व्यापार करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। नोएडा सेक्टर 62 में बने ओयो होटल रॉयल पैलेस में 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 12 मोबाइल, 37,675 रुपए नकद और 1 लैपटॉप भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार 6 अभियुक्तों में 5 लड़के और 1 युवती भी शामिल है। देह व्यापार में लड़कियों को लाने वाली गाड़ी भी नोएडा पुलिस ने बरामद की है। अगली बड़ी खबर आगरा से है, जहां होटल मालकीन बनी लव जिहाद की शिकार। आरिफ ने आदित्य बनकर की शादी लगातार कर रहा था प्रताड़ना। 15 साल पहले हुई थी होटल के मालकीन की पति की मौत।
आरोपी से लखनऊ में एक दावत के दौरान हुई थी मुलाकात। आरोपी आरिफ के राष्ट्रपति और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ फोटो मौजूद। लखनऊ में टिम्बर का कारोबारी बताता है खुद को आरोपी। पीड़िता ने कराया आरोपी आरिफ पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज। दुष्कर्म जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश स्तर के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की बेटी है पीड़िता। कल देर रात होटल में आरोपी ने की थी पीड़िता से जमकर मारपीट। सूत्रों के अनुसार मौके पर पहुंची पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम आगरा से दे रहे हैं, जहां होटल मालकिन बनी लव जिहाद की शिकार। आपको बता दें कि आरिफ ने आदित्य बनकर शादी की लगातार युवती का प्रताड़ना कर रहा था। 15 साल पहले होटल मालकिन की पत्नी की मौत हो गई थी। आरोपी से लखनऊ में एक दावत के दौरान मुलाकात हुई थी। आरोपी आरिफ के राष्ट्रपति और समाज सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ फोटो मौजूद है। लखनऊ में टिम्बर का कारोबारी बताया आरोपी ने खुद को। पीड़िता ने कराया आरोपी के ऊपर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है उसने प्रस्तुत किया था। संबंध जो है वो इस्टेब्लिश किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे, और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है 307, 376, 377, 386, क्योंकि एक्सटॉर्शन भी इसमें करता था ये। फिर बाद में जो एंटी कन्वर्जन लॉज है उसमें भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राशिद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राशिद, महिला ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। महिला के साथ शादी की आरिफ नाम के युवक ने आदित्य बनकर, क्या कुछ अपडेट है? जी अलका, मैं आपको बता दूं, लगभग 15 साल पहले ये जो महिला है शमशाबाद रोड स्थित होटल है, ये इसकी मालकिन है और इसके पति की मौत हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद ये जो लड़का है आरोपी आरिफ, लखनऊ की एक दावत के दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई थी। बताया ये जा रहा है कि आरिफ लड़का काफी रसूखदार है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ सोशल मीडिया पर इसके फोटो भी हैं, और लखनऊ में टिम्बर का कारोबारी बताया जा रहा है ये आरोपी लड़का। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मारपीट, हत्या, दुष्कर्म और इस तरीके की धोखाधड़ी और विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिशोध अधिनियम जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। लेकिन बड़ी बात यह है, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि लंबे समय से ये लोग साथ में रहे हैं, और आगरा शहर के अंदर ये लोग जब साथ रह रहे थे तो कई लोगों ने इन लोगों को लंबे समय से साथ में देखा है। क्या ये जो महिला अब आरोप लगा रही है, इतने लंबे समय तक रहने के बावजूद भी इसको ये पता नहीं चला कि ये वाकई में आरिफ है या फिर ये दूसरा जो नाम दिया है ये वो व्यक्ति है आदित्य। तो जी, ये जो आरिफ है ये काफी लंबे समय से इस महिला के साथ है, लेकिन ये जो महिला अचानक से आरोप लगाती है इन लोगों को, जो है इसकी लड़के की अरेस्टिंग होटल से होती है पुलिस के आने के बाद, ये कहीं ना कहीं संदेह है कि इस महिला ने शादी कर ली, ऐसा बताया जा रहा है। और इसको ये भी पता नहीं चला कि इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये लड़का है कहाँ का। ये तो अपने आप में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लगाता है, लेकिन क्या पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई की गई है राशिद? जी, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये इस तरीके की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और तरीके की जांच चल रही है, और पुलिस ने जाहिर सी बात है अब अरेस्ट कर ही लिया है, तो पूछताछ तो चलेगी ही। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वहीं सोनभद्र के शक्तिनगर में स्थित NCL खिलाड़ी परियोजना द्वारा रेलवे द्वारा विस्थापित की गई नई बस्ती से लगभग 20 मीटर की दूरी पर बनाए जा रहे वारफाल का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रदूषण अधिकारी समेत SDM दुधी ने NCL और ग्रामीणों से वार्ता बुलाई। ग्रामीणों का कहना है कि NCL कोयला परियोजना के प्रदूषण की वजह से कई दशकों से परेशान है। लोगों को प्रदूषण के कारण कई बीमारियों
कई बीमारियां हो जा रही हैं। ऐसे में बस्ती के समीप बनाए जा रहे वारफाल के कारण और भी ज़्यादा प्रदूषण होगा। ग्रामीणों की तरफ से मांग की गई है कि कहीं और विस्थापित करने के बाद ही वारफाल का निर्माण किया जाए। वारफाल के विरोध में खड़ी महिलाओं ने भी बताया कि वारफाल बनाए जाने से बस्ती वासियों का जीना दुर्भर हो जाएगा। बैठक के बाद अधिकारी ने मौके पर का जायजा भी लिया। एसडीएम दूधी ने कहा कि प्रदूषण, पर्यावरण और आईआईटी की रिपोर्ट के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। हर चीज का समस्या है भाई, पानी आ जा रहा है, गर्दा वर्दा भाई, हम लोग को हटाइए यहाँ से, हम लोग को अलग अलग दीजिए प्लाट व्लाट। एक रूम में सब कुछ बच्चे हैं, परेशानी कितना हो रहा है घर में। उसकी समस्या है कि देखिए हम लोग का यहाँ नज़दीक में है, इतना डस्ट गर्दा पड़ रहा है, तो बच्चे हैं उसके भविष्य बिगड़ेगा। जो जिएगा 10 साल तो 2 साल नहीं जी पाएगा। देखिए तो ये इसलिए डस्ट गर्दा पड़ रहा है। यहाँ से हम लोगों को कहीं ले जाकर स्थापित कर दीजिए, यही हम लोग चाहते हैं। यहाँ से देखिए बहुत कोयला और डंपर चल रहे हैं, डस्ट पड़ रहा है, कोयला का पड़ रहा है गर्दा पूरा, तो देखिए हम लोगों का बहुत परेशानी है। बैठक हुआ आज अधिकारियों द्वारा, एसडीएम महोदय और एनसीएल के मुख्य महाप्रबंधक और ग्रामीण जनता, पूरे प्रधान, मीडिया बंधु सब लोग थे, स्थानीय नेता, सत्ता पक्ष के, हर पार्टी के लोग थे कि वालफाल वो लोग बनाना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन जनता और स्वयं मैं ग्राम प्रधान विजय कुमार गुप्ता, मैं नहीं चाहता कि इतना नज़दीक में वालफाल बने, क्योंकि वालफाल बनने से यहाँ बहुत सारी परेशानी होगी, बहुत सारा डस्ट होगा, बहुत दिक्कत होगी। इसलिए वालफाल यहाँ किसी भी तरह से बनना नहीं चाहिए। और वालफाल बनाना है इनको तो हम लोग को यहाँ से विस्थापन कर दें, हम लोग को अम्बेडकर में प्लाटिंग कर दें, हम लोग वहाँ चले जाएं, अपना वालफाल बना लें। हम लोग विकास क्या, विकास की हम लोग भी चाहते विकास हो, विकास न रुके। यहाँ पर वालफाल बनने की बात चल रही है, जिसमें आज एसडीएम साहब और एनसीएल के कुछ अधिकारी लोग के साथ हम लोगों का मीटिंग हुआ। मीटिंग में हम लोगों ने रखा कि भाई वालफाल आप जो बनाओगे वो हमारे। अलीगढ़ में किशोरी से दुष्कर्म की घटना सामने आई है, वहीं आरोपी घटना के बाद से फरार है। वाकया थाना चर्रा इलाके के एक गांव की है, जहां बताया जा रहा है कि खाना बनाने के लिए पड़ोसी ने किशोरी को घर बुलाया और फिर उसके बाद कमरे में बंद कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगा दी है। मैं सो रही थी तो घर पे आए थे, तो मुझे जगाया, मम्मी से किया कि खाना बनाने भेजी, तो मम्मी की तबीयत खराब है तो मम्मी ने जगा के मुझे भेजी। तो मैं आ रही नहीं थी, चप्पल भी नहीं पहनती, अपनी चप्पल दी थी। तो जब मैं गई थी पकड़ के, हाथ पकड़ के ले गई थी, तो फिर घर पर जाकर बलात्कार करा था कमरे में जाकर। तो फिर मैं रो रही थी, मारपीट करी थी, तो भाभी और भैया आए थे उठ के, तो उन्होंने चिप करा, तो चिप नहीं हुई, तो फिर मतलब मारपीट करके कमरे में बंद करके चली गई। कौन लोग हैं, किसने मारपीट की? रईस मियां और नौशाद खिल्लो। गलत काम किसने किया आपके साथ? इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अलीगढ़ से मोहित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए बिल्कुल अलका, हम आपको बता दें कि खाना बनाने के बहाने से पड़ोसी युवक ने युवती की बुला लिया और उसके साथ में दुष्कर्म किया गया। अगर पूरा मामला बता दें, थाना चर्रा के गांव भमोदी का यह पूरा मामला है। यहाँ पर 16 साल की युवती के पास उसके बराबर में रहने वाला युवक उसके पास में आया और उससे कहा कि घर पे आपको खाना बनाना है और मेरी माँ की तबीयत खराब है। इसी बहाने वो युवती जब उसके घर पर गई तो उसने कमरे में बंद कर लिया और कमरे में बंद करने के बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। और दुष्कर्म जब चीख पुकार करने के बाद किशोरी के जो आरोपी है, आरोपी के दोनों भाई बहन आ गए और उन्होंने उसको चुप करने का प्रयास किया, लेकिन उसको कमरे में बंद करके भाग गए। चीख पुकार सुनकर किशोरी के परिजन वहां मौके पर आ गए, तो बंधक किशोरी को बंधन करके मुक्त कराया। और इसके मामले की जब थाना पुलिस पर सूचना पहुंची तो छर्रा पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंचकर पूछताछ में करी और लड़की को डॉक्टरी परीक्षा के लिए भेजा। अगर आरोपी की हम टोटल बात करते हैं तो छर्रा थाना में 3 आरोपियों के खिलाफ नामदर्ज मुकदमा पॉस्को एक्ट के तहत ऐड कर लिया गया है और FIR पंजीकृत कर ली गई है और अभी तक तीनों जो आरोपी हैं वो अभी तक फरार चल रहे हैं। अलका, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित इस खबर पर जानकारी देने के लिए।
कोरोना काल में पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न हुई, वहीं कई लोगों की जान भी ऑक्सीजन की कमी के चलते चली गई। प्रदेश की योगी सरकार हरकत में आई और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया। लगातार ऑक्सीजन प्लांट का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब तक करीब 25 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। वहीं अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल अस्पताल में प्रभारी मंत्री सुरेश राणा के द्वारा 250 LPM ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ है, जो सीधे 55 बेडों पर सप्लाई देगा, जिससे कहीं ना कहीं मरीजों को राहत मिलेगी। ये वही अस्पताल है जिसमें कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीजन की कमी से मौतों का आंकड़ा भी इस अस्पताल में जारी किया गया था। प्रभार मंत्री सुरेश राणा, कोल विधायक अनिल पराशर, छर्रा विधायक रविंद्र पॉल, बीजेपी जिला अध्यक्ष ऋषि पॉल सिंह के द्वारा रिबन काटकर ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगातार ऑक्सीजन प्लांट लगाने का अभियान चल रहा है सरकार के द्वारा, और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी के साथ ऑक्सीजन के विषय में आत्मनिर्भर प्रदेश बनने जा रहा है। इसलिए यहाँ अलीगढ़ में भी आज बड़े ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। यहाँ जितने भी 50 से 55 बेड हैं, उन सारे बेड को डायरेक्ट ऑक्सीजन की आपूर्ति इस प्लांट के द्वारा होगी। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मोहित एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया है। जिस तरीके से लगातार सेकेंड लहर में ऑक्सीजन की कमी थी, उसी को देखते हुए सरकार की तरफ से 75 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की योजना बनाई गई और इसी के तहत अलीगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल अलका, हम आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में यहाँ पर जो कोविड सेंटर अस्पताल था, इसमें जो है ऑक्सीजन प्लांट का आज शुभारंभ किया गया। और इसमें बता दें कि जो प्रभारी मंत्री हैं सुरेश राणा, जो भी कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, उनके द्वारा, साथ ही साथ जो क्षेत्रीय विधायक अनिल पारासर और जो जिलाध्यक्ष पार्टी के, वो लगातार मिलते। लेकिन सबसे बड़ा मामला यही है कि अलीगढ़ में ऐसे लगातार देखने को मिला है कोविड काल में जो ऑक्सीजन की लगातार कमी देखने को मिली, और इसी के चलते हुए तमाम मौतों का जो मरीज थे उनमें मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ा, क्योंकि ऑक्सीजन की भारी कमी अलीगढ़ को देखने के लिए मिलती। तो लगातार इसी पे, क्योंकि अब तीसरी लहर आने की संभावना लगातार बताई जा रही है, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं तीसरी लहर आने की संभावना है। इसी के मद्देनजर रखते हुए अब ऑक्सीजन से कोई जान न जाए, लगातार योगी आदित्यनाथ जी का सीधा प्लान चल रहा है कि अब ऑक्सीजन की कमी से अगर कहीं भी कोई अगर मौत होती है, उसके सीधे पीएम जिम्मेदार होंगे। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए लगातार जो है अस्पताल है, जितने भी बड़े बड़े अस्पताल है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन प्लांट का लगाए जा रहे हैं, और इसी को मद्देनजर रखते हुए पंडित दीनदयाल जो संयुक्त अस्पताल है उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगाए। लगभग 250 LPM का जो प्लांट लगाया गया है, इसमें जो 55 बेडों को लगातार सीधे सप्लाई देगा। तो इसमें प्रभारी मंत्री मोहित इस खबर पर जानकारी देने के लिए। जमीनी विवाद को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल में भर्ती जिसे कराया गया है। बता दें कि आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और शांति व्यवस्था को देखते हुए गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। थाना हिमपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिपली जट में रात में एक ही समुदाय के 2 परिवारों के बीच में आपस में वाद विवाद दादिलाई जमीन को लेके हुआ। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि जिसमें दोनों पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई। इसमें एक बाल पुत्र नन्हे की चोट लग गई, गंभीर अवस्था में इनको भर्ती कराया गया है। परिवारिक जनों से तहरीर लेके अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त गढ़ की तलाश के लिए पुलिस टीम हमारी निकली हुई है, इनकी गिरफ्तारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बिजनौर से ताबिश मिर्जा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ताबिश, मारपीट का मामला है, 2 समुदायों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, क्या कुछ मामला है, बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, ये मामला हिमपुर दीवा थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर मामूली कहासुनी को लेकर खूनी संघर्ष है, जिसमें
2 लोग गंभीर रूप से गए हैं ना, एक को मेरठ रेफर किया गया। अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन इस मामले की पूरी जांच कर रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद ताबिश इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है। हाईवे पर कार और कैंटर की जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है। कार खड़े आइसर कैंटर के पीछे जा घुसी। कार इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई है। घायल सिपाही को मौके पर पहुंची टीम ने गाड़ी को कैंटर से बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के हाईवे बाईपास का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको ग्रेटर नोएडा से दे रहे हैं, जहां हाईवे पर कार और कैंटर की जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है। खड़े कार आइसर कैंटर में जाकर घुस गई। आपको बता दें कि इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी में घायल हुए लोगों को निकालकर गाड़ी से अस्पताल में भर्ती कराया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए गाजियाबाद पुलिस अभियान चला रही है, जिसके तहत कविनगर थाना क्षेत्र में अवंतिका में रेलवे लाइन के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिस दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी। बता दें कि मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है और बदमाशों के पास नकदी और असलहा बरामद किया गया है। जनपद गाजियाबाद को कुछ दिनों से यह भी सूचना मिली थी कि कुछ घुमंतु आपराधिक जनजाति एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसके फलस्वरूप जनपद के उप महानिरीक्षक ने एक अभियान चलाया था, जिसमें उन्होंने सघन चेकिंग रेलवे ट्रैक के आसपास और जनपद के आउटस्कर्ट्स के एरिया में चेकिंग का अभियान चला रखा था। आज जब इस चेकिंग के फलस्वरूप थाना क्षेत्र कविनगर में चौकी अवंतिका में रेलवे ट्रैक के आसपास जब हमारी पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तब वहाँ पे 3 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा उनको रोके जाने के जब बात करी गई तो भागने लगे और उनमें से एक व्यक्ति ने पलट के फायरिंग कर दी, जिसमें हमारा एक आरक्षी घायल हो गया। आत्मरक्षा के हेतु हमारी पुलिस टीम ने भी जब फायर करा तो उसमें एक व्यक्ति के पाँव में गोली लगी है एवं 2। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गाजियाबाद से आकाश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, रेलवे लाइन के पास पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? देखिए, पुलिस के बीच लगातार मुठभेड़ हो रही है। मैं बता दूं, पुलिस और बदमाशों के बीच जिस तरीके से ये जो चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे, उस तरीके से कल रात देर रात में पुलिस ने रोकने की रेलवे लाइन के पास कोशिश की, जिसके बाद ये फायरिंग करते हुए अंदर की तरफ चले गए, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को मार गिराया और तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आकाश इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर जालौन से है, जहां 70 वर्षीय वृद्ध महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। चाकू से गला रेतकर महिला की निर्मम हत्या की गई। हत्या से इलाके में सनसनी फैली है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू को पास से ही बरामद किया है। किसी करीबी पर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। एसएसपी फॉरेंसिक टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। कुठोंद थाना क्षेत्र के ग्राम मडोरा का ये मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जालौन से हमारे संवाददाता रविकांत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविकांत, 70 वर्षीय महिला की गला रेत कर हत्या की गई है, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? जैसा कि अलका जी मैं आपको बता दूं, आज देर रात जालौन के कुठौन में एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला की गला रेतकर हत्या की गई है। हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जब हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर जनपद का प्रशासनिक अमला जहाँ पहुंचा, वह हत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू को पास से ही बरामद किया है। वह पुलिस के द्वारा किसी करीबी पर हत्या करने का संदेह भी जताया जा रहा है। पूरी घटना को लेकर एएसपी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह व फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर पहुंची है। पूरा मामला कुठौन थाना क्षेत्र के ग्राम मडोरा का बताया जा रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत इस खबर पर जानकारी देने के लिए। मेहंदी घाट पर सोमवार को गंगा नदी में स्नान करते समय 2 युवक गहरे पानी में जाने की वजह से डूब गए, जिन्हें आनंद फानन में मौजूदा एसडीआरएफ की टीम द्वारा बाहर निकाला गया, जिसमें एक युवक को सकुशल बचा लिया गया, लेकिन दूसरे की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया। खबर कन्नौज से है, जहां गंगा नदी में नहाते वक्त 2 युवक गहरे पानी में डूब गए। हालांकि वहां मौजूद एसडीआरएफ की टीम ने उन दोनों युवकों को पानी से बाहर निकाला, जिसमें एक युवक सकुशल है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कन्नौज से सीपी सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीपी सिंह, 2 युवक गहरे नदी में डूब गए गंगा के गहरे जल में, और पुलिस एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने उनका रेस्क्यू किया, लेकिन एक युवक की मौत हो गई। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बताते थे, कन्नौज जिले के ठरिया थाना क्षेत्र के चौहानपुरा के 2 लड़के वो कन्नौज जिले के मेहंदी घाट पर नहाने गए थे। जो नहाते नहाते उनका अचानक पैर फिसल गया और गहरे पानी में चले गए। स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनंद फानन में एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी। एसडीआरएफ की टीम ने दोनों को बाहर निकाला, एक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, एक को सकुशल बाहर निकाल दिया था, जिसकी एक की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर नोएडा से है, जहां कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशों का पुलिस पालन कर रही है। ग्रेटर नोएडा कासना थाना प्रभारी सुधीर कुमार लगातार मुस्तैद दिख रहे हैं। कासना कस्बे में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। थाना प्रभारी सुधीर कुमार पुलिस फोर्स के साथ चेकिंग अभियान चला रहे हैं। कासना थाना प्रभारी सुधीर कुमार खुद हाथ में डंडा लेकर चेकिंग कर रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको नोएडा से दे रहे हैं, जहां कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कासना थाना प्रभारी सुधीर कुमार खुद मुस्तैद नजर आ रहे हैं, खुद हाथों में डंडा लेकर लोग चेकिंग अभियान चला रहे हैं और वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। कासना में कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। खुद थाना प्रभारी सुधीर कुमार भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। कासना कस्बे में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सतीश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, कासना में लगातार पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है, क्या कुछ अपडेट है? तरीके के उत्तम नगर कमिश्नर आलोक सिंह जो है लगातार लॉकडाउन के खुलने के बाद में जो प्रशासन को लगातार जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उसको लेकर जो है कासना पुलिस पूरी तरीके से सख्त हो गई है। और जिसको लेकर लगातार जो कासना पुलिस के तो कासना थाना प्रभारी है सुधीर कुमार जी, लगातार अपने मैं पुलिस फोर्स के साथ में कभी पैदल गश्त करते नजर आते हैं, कभी चेकिंग करते नजर आते हैं। तो इसी तरह लगातार जो है सुधीर कुमार जी लगातार हर चौराहे पर, हर मुख्य पर वहाँ पर चेकिंग करते हुए जाते। जी हल्का बहुत बहुत धन्यवाद सतीश इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वहीं बुलंदशहर में सीबीआई ने रिवर फ्रंट घोटाले के चलते सरकारी ठेकेदार के यहाँ छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें बीते शुक्रवार को सीबीआई ने रिवर फ्रंट घोटाले के चलते 190 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बता दें कि इसमें 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों और लगभग 176 नेताओं समेत सरकारी ठेकेदार व्यापारी शामिल हैं। राकेश भाटी ने सीबीआई छापेमारी को लेकर कहा कि सीबीआई की पूछताछ में उन्होंने पूरा सहयोग किया है और उनके द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित कागजात सीबीआई अपने साथ लेकर गई है। पूरा मामला राजनीतिक बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी कार्यालय पर आरआरटी टीम डॉक्टरों द्वारा सैलरी न मिलने पर
सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। नेशनल हेल्थ मिशन अर्बन एरिया के डॉक्टरों को 3 माह के लिए कोविड-19 में ड्यूटी के लिए रखा गया था, लेकिन 2 माह का समय बीत जाने के बाद भी सभी डॉक्टर कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 के फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर को 25% एग्रीमेंट किया गया था, जो अब तक भी RRT कोविड-19 के किसी भी सदस्य को नहीं दिया गया और ना ही 100 दिन कार्य करने का सर्टिफिकेट भी सदस्य गणों में से किसी को दिया गया। और अब RRT कोविड-19 की टीम को उक्त कार्यों से हटाकर नए सदस्यों की नियुक्ति की जा रही है, जबकि RRT के सदस्यों को हटाने का कोई कारण भी नहीं बताया गया। RRT के सदस्यों ने मांग की कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को आदेशित किया जाए कि प्रार्थीगण की नियुक्ति और आर्टिकल 19 में जो ओके जाने की आदेशित किए जाए। फ्राइडे को ज्ञापन दिया था अभिषेक सर को, एक ये जो कंटिन्यूएशन ख़त्म कर दिया ना जॉब का, उसके लिए तो यहाँ पे लोगों की सैलरी भी नहीं आई है और प्लस ऐसे बुरे टाइम पे जब हम लोगों ने काम किया था तो ऐसे निकालने का मतलब क्या होता है हेल्थ सेक्टर में। तो जो हमारा कहना ये है कि जो आगे जॉब है उसमें सिर्फ इन्हीं टीमों में से किसी को रखा जाए। आप कौन लोग हैं और किस सेक्टर में काम करते हैं? हम डॉक्टर हैं, हम एज अ एमओ काम करते थे रैपिड मोबाइल टीम में जी। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।